ऑलराइट गाइस, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक बार छोटा सा मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ, पिछले लेक्चर तक हम कहाँ तक कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बताया कि प्रीएम्बल होता है भैया। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी के अंदर बेसिक्स है जो इंडिया ईयर बुक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको बताया गया है, उसकी समरी हमको करके इसमें दे दी है। ठीक है, उसको हम हल्के से रूप में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रियम्बल के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स देखे थे। उसके बाद हमने पार्ट वन में देखा क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन एंड इट्स सॉरी 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 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है जी, इसके अंदर आर्टिकल्स आ जाएंगे 1 to 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा सिटीजनशिप का। ठीक है, सिटीजनशिप का, जिसके अंदर आर्टिकल 5 to 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर पार्ट नंबर 3 आ जाएगा हमारा, जो कि है फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें हमारे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4, चैप्टर 4 दैट इज, तो डीपीएसपीज आ जाते हैं उसके अंदर 36 आर्टिकल से लेकर के 51 तक। और 51A हमारा हो जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसको पार्ट 4 में ही आप कंसिडर कर सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A मतलब 51 आर्टिकल A 51A। ठीक है जी, तो हम बेसिकली ये सारा पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स में हालांकि हमने 12-13 हम मैंने आपको बता दिया था कि स्टेट की डेफिनेशन, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर वगैरह उसके ऊपर बात की गई है। 14 से लेकर के शुरू हो जाती है 32 तक आर्टिकल्स, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जो हमारे एक्चुअल राइट्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद 33, 34 और 35 ये 3 आर्टिकल्स भी और रहते हैं इसके अंदर। 36 से हमारी शुरू हो जाएगी डीपीएसपी, और उसके बाद हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो 33, 34, 35 में क्या है, हल्का सा बता देता हूँ आपको। 33 में क्या लिखा है कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं आपकी, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन उन लोगों को आपके ये जो है फंडामेंटल राइट्स वो नहीं दिए जाएंगे, इस बात की एक्सेप्शन, मतलब दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटल राइट्स। इस बात की एक्सेप्शन लिखी 33 में। क्यों? क्योंकि मान लो भैया अब वो वॉर पे जा रहे हैं या बॉर्डर पे हैं, तो वो वहां पे कह दे कि मेरी तो राइट टू प्राइवेसी है, मैं नहीं बताऊंगा कि किसको गोली मार के आया हूँ, है ना। तो ये सब कुछ वो नहीं कर सकते। 34, अच्छा उनको सैलरी देंगे, मतलब उनकी कंपनसेशन जो होंगे वगैरह वगैरह, जो भी कुछ उनकी प्रॉब्लम्स होंगी वो उन्हीं के अंदर सॉल्व की जाएंगी, अब नॉट अकॉर्डिंग टू द राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात समझ गई? कि उनको जब फंडामेंटल राइट्स मिले ही नहीं तो वो अपने अंदर भी क्लेम नहीं कर सकते जो मिलिट्री के अंदर वो रह रहे हैं। राइट। 34th में क्या लिखा है कि सपोज कभी खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ पर मार्शल लॉ लग जाए। मार्शल लॉ क्या होता है भैया? आर्मी का लॉ। जैसे आप सुनते होंगे कि आफ्सपा लग गया है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आफ्सपा असम के अंदर लग गया है, या जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिट्री रूल एक बार लगा दिया गया है, तो उसको मार्शल लॉ बोलते हैं। उसके बारे में सारा कुछ 34 में लिखा है कि एक्सेप्शन रहेगी फंडामेंटल राइट्स की, सभी फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं किया जा सकता। मार्शल लॉ में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, देखो सपोज कोई बंदा एक्साइज इंस्पेक्टर है, कोई बंदा कॉर्पोरेशन इंस्पेक्टर है, कुछ भी है ना, XYZ लोग तो काम ही कर रहे हैं, लेकिन मार्शल लॉ में जो उनके हेड थे वो आर्मी वाले बन गए। अब पहले आईएएस वाईएएस थे, उसके ऊपर मंत्री जंत्री थे, तो मंत्रियों से सैलरी आती थी, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। लेकिन अब तो आर्मी ने कंट्रोल कर लिया, तो उनको सैलरी दी जाएगी सेंटर सरकार के द्वारा, ये 34 आर्टिकल में ही लिखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 35 में क्या लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हो सकता है कई बार एक्ट बनाने की जरूरत पड़े, कि एक्ट बना करके फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट कराओ, तो उसकी पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी, ना कि किसी और के पास, स्टेट के पास वगैरह वगैरह नहीं होगी। ये आर्टिकल हमारे 35 में लिखा हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्ट नंबर 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट्स हमारा डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखो, इंडिया ईयर बुक 2024 में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। सबसे पहली बात क्या लिख दी गई है कि भैया 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत ये डाला गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंदिरा गांधी जी यूएसएसआर से प्रेरित होकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेकर के आई थी, तब जब इमरजेंसी लग गई थी। 42nd अमेंडमेंट सबको पता है। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके बारे में बताता है। 51A में लिखी गई है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बट आज तक कभी ऐसे पूछी नहीं गई है कि फलानी कौन सी है, धिमकी कौन सी है, बस हाँ ठीक है, 11 है, डन, दैट्स इट। फिर ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड इम्पोजिशन, हाँ पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज करने के लिए एक्ट पास कर सकती है। उन फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर आपने पूरा नहीं किया तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा सकती है। फॉर एग्जांपल, पहली ही फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको नेशनल सिंबल्स जो हैं, जो हमने ऊपर चैप्टर में पढ़े भी हैं, अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट में ही आप वीडियो जरूर जाके देखें, चैप्टर नंबर 2 है।
तो नेशनल सिंबल्स को ऑनर करना, नेशनल जो फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स थे उनको ऑनर करना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। और अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते तो आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है, क्योंकि उसके बारे में एक एक्ट बनाया गया है। लेकिन क्योंकि वो फंडामेंटल ड्यूटीज में, इसलिए वो जस्टिसिएबल नहीं है। क्योंकि एक्ट बनाया गया है इसलिए वो जस्टिसिएबल है। तो मतलब कहने का ये है कि भैया अगर आप फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट करते हो तो आपको पेनल्टी मिलेगी, सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज इन सब को नहीं मानते तो कोई फाइन, कोई पेनल्टी नहीं लगेगा अनटिल और अनलेस उसका कोई एक्ट बना दिया जाए। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड नॉन जस्टिसिएबल, दीज आर कॉल्ड जस्टिसिएबल। मेरी बात को फॉलो कर लिया आपने? डन। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंट देखो क्वेश्चन 2017 में क्या आया है फंडामेंटल ड्यूटीज पर, कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसके बारे में सच बताइए क्या है। कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज। नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है कि ड्यूटीज में जो लिख दिया गया है उसको कुछ मतलब एनफोर्स करने के लिए आपको कोई एक प्रोसेस दिया गया है, नहीं। हाँ, एक्ट बनाएंगे तो एनफोर्स हो जाएंगी, अदरवाइज फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज। अरे बाबा, लीगल ड्यूटीज तो लीगली हो गई ना मैंडेट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। सो डी इज द राइट आंसर। डीपीएसपी से चलते हैं। सो 36 से लेकर के 51 तक मैंने आपको बताया, ध्यान से इसको याद रखिएगा। जस्ट सोसाइटी, बिल्कुल जस्टिस वाली सोसाइटी फुलफिल करने के लिए इसको बनाया गया है, बिल्कुल वेलफेयर स्टेट, जहां पर लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। मतलब राजनीतिक न्याय भी मिले, पैसा भी सबको ठीक ठाक अच्छे से लाइफ के लिए मिल जाए, सोशल सामाजिक तौर पर भी सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, अच्छा समझें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड मिले। ऐसा नहीं सब कुछ एक ही बंदे को मिलता चला जा रहा है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट बच्चे, दीज आर जस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द गवर्नमेंट। वो गाइड करती हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब भैया कि डायरेक्शन किधर जाना है, आप स्टेट को बता दें कि किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए, राइट। तो डीपीएसपी को हमने 3 हिस्सों में ऐसे क्लासिफाई किया जा सकता है, नॉट ऑफिशियली, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के अकॉर्डिंग किया गया है। सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। सोशलिस्टिक वो जो इकोनॉमिक्स और समाज की ज्यादा बात करे, है ना, कि समाज में भेदभाव है पैसे के कारण, हमेशा हर बात को पैसे से रिलेट करेंगे, तो वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स बन जाएंगे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लाइक दी सो मेनी थिंग्स आर देयर। गांधी प्रिंसिपल्स जो डिसेंट्रलाइजेशन की हमेशा बात करें, गांधी जी हमेशा बात करेंगे कि सेंट्रलाइज्ड जो सरकार है, जो सेंटर की सरकार है, जो स्टेट की सरकार है, ये होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, विलेज की सरकार। जो स्वराज बुक है उनकी, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज बुक है जो उनकी गुजराती लैंग्वेज में जो लिखी गई थी, शिप में बैठ करके उन्होंने दोनों हाथ से बैठ के लिखी थी फटाफट। उस बुक में उन्होंने अच्छे से बताया है कि व्हाट स्वराज इज एक्चुअली मेंट फॉर मी। मेरे लिए स्वराज का मतलब क्या है, गांव। गांव वो जो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, किसी से किसी पर डिपेंडेंस नहीं है किसी भी चीज के लिए, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। लिबरल वाले वो भैया जो मॉडर्न सी बातें करें, फ्री फेयर इलेक्शन, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मॉडर्न मॉडर्न सी बातें करें, वुमेन मैन इक्वल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देखो एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है इंडिया बुक में, बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा। आइडियोलॉजिकल व्यू महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स का। देखो क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। महात्मा गांधी जी क्या बोल रहे हैं, महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि इन एन आइडियल स्टेट देर इज नो स्टेट विच ही वॉन्टेड टू अचीव थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। अहिंसा मतलब कि किसी के साथ मारपीट किए बिना शांति से, वो ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है जिसको वो अचीव करना चाहते थे। अरे सर, यहाँ पर वायलेंट नहीं लिखा होना चाहिए था कि सर वायलेंट तरीके से वो किसी स्टेट को अचीव नहीं करना चाहते, नॉन वायलेंट से तो करना ही चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब यही है कि नॉन वायलेंट तरीके से भी, आइडियली, आइडियली वो नॉन वायलेंट तरीके से भी किसी स्टेट को अचीव करना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं, एक उनकी बड़ी फेमस बुक में लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ेंगे महात्मा गांधी तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी एक्चुअली ये नहीं चाहते थे कि नॉन वायलेंट तरीके से, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि नॉन वायलेंट तरीके से उनको कोई ट्रांसफर ऑफ पावर, वो कोई पावर को सीज कर लें। सीज एक शब्द होता है ना, जब्त कर लें, किसी पावर के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया नॉन वायलेंट तरीके से। देखो मैं बढ़िया बन गया ना उस्ताद, अब तुम्हारा देखो नॉन वायलेंट। ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे, नॉन वायलेंट तरीके से जो रिलेशनशिप है स्टेट का और लोगों का, वो रिलेशनशिप सुधरे और फाइनली वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। मतलब बंदा वो जो है स्टेट का जो अत्याचार कर रहा है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए,
और वो ट्रांसफर कर दे हमको सारी पावर अपनी कि भैया तुम ही सब कुछ कर लो, वाओ यार तुम तो बहुत अच्छे हो। तो ऐसा कुछ आइडियली गांधी जी चाहते थे। दिस इज वेरी समथिंग वेरी आइडियली डिमांडेड थिंग, कि हम उनको ट्रांसफॉर्म करें और फिर अपनी पावर को खुद से ट्रांसफॉर्म कर दें। हम कोई जब्त नहीं करना चाहते पावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली क्या चाह रहे हैं? अल्टीमेटली गांधी वाज वांटिंग व्हाट, कि स्टेट तो वो चीज है जिसकी जरूरत ही नहीं, लोग ही अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएं विलेजेस में। यस और नो? कार्ल मार्क्स भी यही बात करते हैं कुछ कुछ। क्या कह रहे हैं वो? कि भैया जो स्टेट होती है वो हमेशा अत्याचार करती है, बुर्जुआज जो बहुत अमीर लोग होते हैं, वो प्रोलिटेरिएट्स जो गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर अत्याचार करती है, इसलिए स्टेटलेस सोसाइटी हो जानी चाहिए, इसलिए स्टेटलेस सोसाइटी हो जानी। चलिए, तो बेसिकली व्यू पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है, डन। उसके बाद क्या है 39th आर्टिकल में क्या लिखा है? मेन मेन जो डीपीएसपी की मेन मेन बातें हैं वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना है, ठीक है। किसी कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने देना है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो रखना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रखना है। मेजरली मेजरली ये बातें हैं, ठीक है। डीपीएसपी को भी मैं याद करने की ट्रिक बताता होता हूँ। 36 से लेकर के 51 में आर्टिकल तक, एक एक आर्टिकल आपको इस तरह से याद हो जाएगा कि बाय जस्ट बाय जस्ट नेमिंग की नंबर क्या है, कौन से नंबर पे कौन सी डीपीएसपी लिखी है, वो एकदम से फट से बोलेंगे। लेकिन वो आपको मैं किसी और वीडियो में करवाऊंगा, इस वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंडिया ईयरबुक के लिए बनाई गई है। तो डीपीएसपी गाइड करते हैं गवर्नमेंट को हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लेबर, सब फील्ड में कि कैसे कैसे करना चाहिए। काफी सारे क्वेश्चन यूपीएससी में चलते हैं। 2020 में जैसे क्वेश्चन आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, कौन कहाँ पे? सिंपल सी बात है भैया, डीपीएसपी में। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो उसी साल में 2020 में ही कितना आसान आया, और 2020 में ही थोड़ा सा इन्होंने देखो कितना टफ कर दिया। कि थ्योरी पर पूछा गांधीज्म और मार्क्सिज्म में एग्रीमेंट कहां पर है, कॉमन कहां पर है पॉइंट इन दोनों में। तो मैंने बताया था ना कि द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी यही तो एग्रीमेंट है। अल्टीमेटली कार्ल मार्क्स भी चाहता है कि स्टेट अत्याचार करती है, नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली गांधी जी भी चाहते हैं कि स्टेट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वे अलग है, लेकिन गोल अल्टीमेटली दोनों का यही था। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये क्या होता है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहता है कि बेसिकली इन दिस इज अ सोसाइटी। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगा। क्लास स्ट्रगल पता है कि एक क्लास के और दूसरी क्लास में स्ट्रगल है, रिच और पुअर क्लास। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बोलता है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर एवरीथिंग इज बीइंग डिटरमाइंड बाय इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कि भैया हमें दुख क्यों मिल रहा है जीवन में इतने ज्यादा? क्योंकि हम गरीब हैं। वो इतने ज्यादा खुश क्यों हैं? क्योंकि वो अमीर हैं। हम मतलब कि हमारी कहीं पर भी कुछ भी नहीं चलती है, हम मतलब कोई ऑफिसर भी बन चुके हैं लेकिन फिर भी हमारी कुछ सुनता नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं। ठीक है ना? सब कुछ when you are determining everything in a society according to the parameters of economics, that is called economic determinism। ये कार्ल मार्क्स मानते हैं इस तरह से, गांधी इस बात पे नहीं मानता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट करता है क्या? भैया ऑब्वियस सी बात है, डीपीएसपी अभी पढ़ के आए हैं। 2017 का क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट्स लिमिटेशन अपॉन, किस चीज पर लिमिटेशन करता है? क्या लेजिस्लेशन को मजबूर करता है कि ऐसा नहीं करना है वैसा करना है? नहीं करता। क्या एग्जीक्यूशन को करता है? नहीं करता। तो भैया ये किसी पर भी नहीं करता, डन। 15 का क्वेश्चन क्या है? द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। डीपीएसपी इसके बारे में सही स्टेटमेंट पूछी है कि इसमें वो प्रिंसिपल्स हैं जो स्पेल आउट क्या करते हैं? इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बिल्कुल ठीक बात है यार, ऐसी बातें तो करते हैं ये। प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिबल, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो क्या है जो फंडामेंटल राइट है। वो कैसी बातें करता है? वो कैसी बातें करता है कि इक्वालिटी या फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, फ्रीडम टू स्पीक, वगैरह वगैरह, है ना? कि आप फ्री हो यार, आपके राइट्स हैं कुछ, सरकार आपको ऐसे दबा नहीं सकती। डीपीएसपी क्या बोलती है कि सरकार को ऐसा करना पड़ेगा, सरकार को ऐसा करना चाहिए, है ना? सबको इक्वल देना चाहिए, वो नहीं करना। तो ये किसी ना किसी जगह पर आपस में जा करके लड़ने लग जाते हैं। डीपीएसपी चाहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। तो भैया सपोज करो किसी से वेल्थ लेनी पड़ेगी ना, जिसके पास बहुत ज्यादा है, जिसके पास कम है उसको देनी पड़ेगी।
तो जिससे ले रहे हो वो बोलेगा भैया मेरा फ्रीडम कहाँ गया, मुझे तो दबा दिया सरकार ने, सरकार मेरे अगेंस्ट काम कर रही है। सो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करते करते अक्सर ये देखा गया है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि फंडामेंटल राइट्स बीच में आ जाते हैं, इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो अल्टीमेटली सॉरी, अल्टीमेटली हमने एक डॉक्ट्रिन बनाई जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। मतलब अगर कोई दो लॉज बनाए गए हैं, आप इसको एफआर और डीपीएसपी के संदर्भ में अभी एक मिनट के लिए ना समझें, अभी आप इसको ऐसा समझे, सपोज करो हमने कोई दो लॉ बनाए, लेकिन वो बाय चांस दोनों लॉ एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो आप किसको सही मानेंगे? एक को सही मानेंगे, दूसरे को काट देंगे? ऐसा नहीं है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि जब ये लॉ बनाया गया है तो ये भी किसी ना किसी चीज के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, इस लॉ को भी किसी ना किसी चीज के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। हो सकता है इसके बेनिफिट्स और इसकी कंडीशंस कुछ और हो, इसके बेनिफिट्स और इसकी कंडीशंस कुछ और हो, लेकिन किसी एक पॉइंट पर जाकर के ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो बेकार ही है, इसको काट दो, यही सही है, ये किसी किसी और जगह पे सही है भैया। तो दोनों को वी हैव टू हैव बोथ। बेसिकली हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये बोलता है। हल्का सा मैं आपको पढ़ा देता हूं, वैसे मैंने आपको ओवरऑल सारा समझा दिया है। ये देखो, इट फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल क्या है इसके बीच में कि एवरी स्टैट्यूट मतलब एवरी लॉ इज क्रिएटेड विद अ स्पेसिफिक पर्पस एंड इंटेंट, देयरफॉर इट शुड बी अंडरस्टूड एज अ होल, है ना। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, दोनों के स्पेसिफिक पर्पस है, इंटेंट है, ठीक है। इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज दैट every provision should remain operative, but when two provisions are contradictory it may not be possible to effectuate both। दोनों को लागू करते रखना एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एज अ रिजल्ट वन विल बी रेंडर्ड फ्यूटाइल, एक खराब एक खत्म कर देंगे हम अगेंस्ट दूसरा। एज अगेंस्ट द सेटल्ड बेसिक प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल के अगेंस्ट चली जाएगी बात बच्चे? उत्तरे मैगीज वेले कॉम पेरिएट। क्या बोलता है ये कि ए थिंग इज बेटर अंडरस्टूड सो दैट इट मे हैव एन इफेक्ट दैट देन दैट इट शुड मे बी मेड वाइड। मतलब क्या है कि भैया अगर कोई चीज है, बेशक वो किसी चीज की थोड़ा सा एंटी ही जा रही है, उसको वो चीज का कुछ होना अच्छा होता है एज कंपेयर टू कि वो बिल्कुल ही हम उसको खत्म कर दें, वाइड ही कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसा लॉ बनाया सड़क पे चलने के लिए कि भैया फॉर कुछ भी मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई सड़क पे कोई ट्रैफिक रूल है ना, ये साइकिल चलाने वाली कोई अलग से रोड बना दी, ये दूसरी रोड है, ठीक है। अब ये जो दूसरी रोड बनाई उसमें से काट के ही साइकिल वाली रोड बनाई गई है, बोलो यस और नो, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कॉमन रोड, ये हमारी रोड थी, लेकिन अब हमको लगा बाई चांस कि यार साइकिल बहुत ज्यादा चला रहे हैं लोग, तो अच्छी बात होगी अगर हम साइकिल के लिए एक लेन अलग से यहाँ पे काट दें, इस रोड में से ऐसे हमने काट दी, तो ये सड़क छोटी हो गई, ठीक है ना, छोटी हो गई। तो एक तरफ तो हमारा क्या चाह रहे थे हम कि ट्रैफिक कंजेशन बढ़ गया है तो इसलिए सड़कें चौड़ी करनी है, लेकिन इधर तो घर है, इधर तो सब जगह घर है, तो इधर तो जगह नहीं है, अंदर से ही सड़क काटनी थी। और एक तरफ ट्रैफिक बढ़ गया था, दूसरी तरफ आपने सड़क को ही काट के और एक साइकिल के लिए रोड बना दी। तो ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो। तो लेकिन लेकिन अगर साइकिल वाली रोड बिल्कुल ही नहीं होगी और यहाँ पर सड़क पर बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया है नॉर्मल सड़क पर, तो भैया हर गाड़ी साइकिल पर चढ़ती चली जाएगी और ज्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। खुली सड़क होने के बावजूद भी यू आर मीटिंग एवरी डे विद वन और टू एक्सीडेंट्स। सो इससे बेटर क्या है कि टू हैव दिस एंड टू हैव दिस ऑल्सो। मतलब एक मैं आपको एनालॉजी से समझा रहा हूं, इट इज नॉट एग्जैक्टली दिस, इट इज रिलेटेड मोर टू विद लॉ। बेसिकली आपको इधर आ जाओ, अच्छा ये बेटर एग्जांपल हो जाएगी। हाँ, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, और डीपीएसपी हैं। सर डीपीएसपी के कारण ना फंडामेंटल राइट्स हमारे खराब हो रहे हैं, आप डीपीएसपी को खत्म कर दो। अरे भैया अगर डीपीएसपी जो जिस चीज के लिए बनाए गए हैं ना, उस चीज के लिए डीपीएसपी की जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर हमने इस कारण से, फंडामेंटल राइट्स के कारण से डीपीएसपी को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया, तो वेलफेयर स्टेट की बात कौन करेगा?
वेलफेयर स्टेट का गोल कौन लेकर के चलेगा? यस और नो? सो दैट इज वाई टू हैव बोथ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हमको ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जहां पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी सिक्योर रह जाएं और डीपीएसपीस भी इंप्लीमेंट होती चली जाएं। यस और नो? द गोल इज टू गिव इफेक्ट टू ऑल द प्रोविजंस, हमको कोई एक प्रोविजन काटना नहीं है। टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स क्या करना पड़ेगा? द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट शुड बी कंसिस्टेंट विद ऑल इट्स पार्ट्स, कि जब हम डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने जाएं तो हम ये बहुत अच्छे से देख के चलें कि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट तो नहीं हो रहा, उस तरह से प्रोविजंस कर लें। ऑल राइट, सो दिस वाज अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन डीपीएसपी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रेसिडेंट। और उसके बाद हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा लोकसभा ये सब पढ़ेंगे, देन वी विल मूव अगेन फॉरवर्ड। तो प्रेसिडेंट क्या है? सिंपल सिंपल सी बातें हैं भैया। सेरिमोनियल हेड होता है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, ठीक है, अपॉइंटमेंट करता है बड़ी बड़ी प्राइम मिनिस्टर की, गवर्नर की, मिनिस्टर्स की, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इनका बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि ये समनिंग भी करते हैं, प्रोरोगिंग भी करते हैं। प्रोरोग मतलब किसी सेशन को खत्म करना, समनिंग मतलब किसी सेशन को शुरू करना। फिर ये असेंट देते हैं किसी ना किसी बिल, मतलब हर बिल को जो बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से। पता है ये सब जुडिशियल पावर्स होती हैं। पार्डन करने की, बिल्कुल माफ कर दो, रेप्राइव करने की, थोड़ी सजा कम कर दी, रिमिशन करने की, सजा का सिस्टम चेंज कर दिया कि ऐसे नहीं देनी है तो वैसे दे दो, मतलब फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट चेंज कर दिया। इम्पीचमेंट अगर प्रेसिडेंट साहब की होगी, प्रेसिडेंट साहब को उनके कुर्सी से हटाया जाएगा, तो फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही एक मुद्दा आपके पास है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे तो हटाया जा सकता है, दैट टू बाय हैविंग 2/3 मेजोरिटी। मतलब आपको पूरे पूरे हाउस की 2/3 मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सपोज फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 600 बंदे हैं टोटल लोकसभा के अंदर, और आपको ये कितना हो गया, 400 बंदे। मतलब 400 बंदों की यस वोट चाहिए। अब होता क्या है, कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि सर सपोज कर लो उस दिन लोकसभा के अंदर आए ही 300, तो उसका 2/3 तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 की मेजोरिटी चाहिए नहीं, दिस इज द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ना कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। 300 तो प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना बच्चे, टोटल जितने मेंबर्स होंगे उनकी हमको 2/3 चाहिए। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है, ये सबसे मुश्किल मेजोरिटी होती है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, 35 साल की उम्र होनी है, बस खत्म बात। ऐसा नहीं है, लोकसभा का आपको एक बार इलेक्शन भी लड़े होना चाहिए, मतलब है ना। तो उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या कहता है कि कि भैया अगर सपोज करो बाद में पता चलता है कि प्रेसिडेंट जो ये अभी हैं, जो इनका इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन तो धांधलेबाजी से हुआ था, इनवैलिड इलेक्शन है, तो इनको तो हटाना पड़ेगा। तो इसलिए पिछले 3 साल में जो इन्होंने काम किए वो भी सारे खत्म कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, आर्टिकल 71 बोलता है कि जस्ट बिकॉज इलेक्शन इज इनवैलिड, जो ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट साहब ने काम किया है उसको इनवैलिडेट आप नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 1952 क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके इलेक्शंस करवाएगी, ठीक है जी। अच्छा एक बात और, ऐसा चलो यहां समझा देता हूँ, ये यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कौन कौन वोट करेगा प्रेसिडेंट साहब के लिए? देखो प्रेसिडेंट साहब के लिए एमएलए स्टेट्स के और एमपी दोनों वोट करते हैं, तो इसका मतलब स्टेट और सेंटर दोनों को, दोनों की वोटिंग्स से बनता है भैया आपका प्रेसिडेंट। ये बहुत बड़ी बात है। देखो मेरी बात समझना सर, इसमें बड़ी बात क्या है? स्टेट में रहने वाले लोगों से ही तो वोट्स लेकर के पीएम बना है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो जो पीएम साहब हैं उन्होंने स्टेट्स की वोट नहीं ली, स्टेट्स में रहने वाले लोगों की वोट ली है, पीपल की वोट ली है, ठीक है। तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है पीएम, ओके समझ गया। लेकिन सेंटर सरकार पर बन गए हैं पीएम साहब, अब ये हो सकता है अपनी डिक्टेटरशिप करने लग जाएं और स्टेट को बिल्कुल कुचल दें। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी प्रेसिडेंट है, क्योंकि इनसे भी वोट लेते हैं प्रेसिडेंट साहब और सेंटर से भी लेते हैं, तो फेडरलिज्म की एक बहुत बड़ी मतलब की चीज है प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर इनकी जो वोटिंग है फिर वो होती कैसे? एक एमएलए आएगा वोट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कोई भी एक स्टेट है, सपोज करो ये पंजाब स्टेट है, पंजाब के अंदर सपोज करो 5,000 लोग रहते हैं और 50 एमएलए हैं,
तो 50,000 अपॉन, सॉरी 5,000 अपॉन 50, इसको डिवाइड करेंगे तो एक एमएलए की वोट निकल के आएगी 100। एक एमएलए की वोट निकल के आएगी 100। टोटल वोट्स कितनी हो जाएंगी एमएलए के पास? 50 इंटू 100, 5,000 टोटल वोट्स हो जाएंगी। बोलो यस और नो। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एमएलए की गिनती बड़ी थोड़ी होती है। ऊपर जैसे सपोज 5,000 की बजाय सपोज 5 लाख, 5 करोड़ हो जाए, 10⁻7, 5 करोड़ की पॉपुलेशन है सर, और सिर्फ 50 ही एमएलए हैं, ऐसा हो सकता है सपोज एग्जाम्पल। तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 1। तो 10 लाख, 10 लाख एक एमएलए की वोट, एक एमएलए की वोट वैल्यू क्या हो जाएगी 10 लाख की। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक एमएलए की वोट वोट वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। इस तरह से एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जाती है। अब अब आप मेरी बात समझो, मैं फिर से एक बार लिखता हूँ। आपको ये बहुत बात क्लियरली बात समझनी पड़ेगी बच्चे। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल आ गया, आ जाता है पॉइंट, मैथमेटिक्स आ जाती है। तो क्या है, मैं फिर से बताता हूँ। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए क्या होती है? स्टेट्स पॉपुलेशन, ठीक है, स्टेट्स पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ एमएलए। ठीक है, तो एक एमएलए की वोट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली बदलती है। अगर स्टेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, एमएलए की गिनती कम होगी, तो एक एमएलए की वोट वोट वैल्यू ज्यादा होगी। अगर एमएलए की गिनती भी बहुत ज्यादा होगी और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होगी तो बताया नहीं जा सकता। अगर पॉपुलेशन बहुत कम होगी, एमएलए की गिनती भी कम होगी, तब भी बताया नहीं जा सकता। मेरी बात को फॉलो कर गए? इस रिलेशंस पर क्वेश्चन एक दो बार यूपीएससी में पूछे गए हैं। बताता हूं कैसे। ये देखो, इस क्वेश्चन को कंसीडर करो, नॉट दिस, इसको कंसीडर करो, हाँ, दिस क्वेश्चन 2023 का ही बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिस्पेक्ट में बताया जाए कि मेंबर्स जो नॉमिनेटेड होते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा फिर। जो ये इलेक्टेड एमएलएज है ना, सिर्फ यही इलेक्टेड एमएलएज ही प्रेसिडेंट के लिए वोट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो एमपीज होते हैं उनकी वोट वैल्यू कैसे बनती है सर, वो भी बता दो ना। अच्छा देखो, हर स्टेट के एमएलएज की वोट वैल्यू निकाल ली, सारी टोटल सारी स्टेट्स की वोट वैल्यूज को जोड़ लो, जो टोटल वोट वैल्यू बन जाएगी, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज, उसको जोड़ दो अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज। मतलब अगर टोटल एमएलएज की वैल्यू मेरे भैया 100 है, तो टोटल एमपीज की वैल्यू भी 100 होगी। बोलो यस और नो। टोटल एमपीज की वैल्यू भी 100 होगी। ये हाफ हाफ डिवाइड होगा, 50% वोट वैल्यू यहाँ पे, 50% वोट वैल्यू यहाँ पे है, दोनों वोट करें। बोलो यस और नो। ठीक है, तो इस तरह से वोटिंग होती है। चलिए इसका क्वेश्चन अभी एक बार अटेम्प्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। किधर मेंबर्स नॉमिनेटेड, बताया ना मैंने, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकते दोनों ही हाउस के, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज? नहीं, दे आर नॉट एलिजिबल। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, एमएलए अगर ज्यादा होंगे, क्या लिखा है, एमएलए की गिनती अगर ज्यादा होगी, हायर इज द वैल्यू ऑफ ईच वोट 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 ऑफ ईच एमएलए। नहीं भैया, अगर ये ज्यादा होगी तो वोट वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, बड़ा अच्छा खूबसूरत पॉइंट है। द वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन ईच वोट ऑफ केरला। ओ माय गॉड, ये तो गलत है। अब ये तो पता नहीं, डाउटफुल हो गई। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन अरुणाचल प्रदेश। ओ माय गॉड, हाउ इज दिस पॉसिबल, मैं ये कैसे करूं? और देखो, चलो फिर सोचता है बंदा यार कि दो तो पता है ना गलत है, इन दोनों को एलिमिनेट करूंगा पता चल जाएगा। ऑप्शंस कैसे हैं, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री। अब ओनली वन भी उसमें से सही हो सकती है, ओनली टू भी सही हो सकती है। चलो 3 4 वाली मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, इन दोनों में से क्या करूं? तो ये ना बड़ा वेग क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, बड़ा ही गंदा क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको एग्जैक्ट वोट वैल्यू ही पूछ ली। ठीक है, तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या करें? आप इसका सोल्यूशन करें, कोई कोई बात नहीं सर, कर देते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ये होता है कि आपके लिए एक पीडीएफ बना देंगे कि सारे एमएलए की, देख लो भैया क्या वोट वैल्यू होती है, सारी स्टेट्स मैंने आपके लिए लिस्ट कर दी हैं। मैं दोनों ही पीडीएफ का लिंक जो है आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। पीडीएफ बिंदास डाउनलोड करें, कोई चक्कर नहीं है।
देखो आपको बता देता हूँ, देखो केरला ये आ गया, केरला ये आ गया। केरला में एक वो एमएलए की वोट वैल्यू क्या है, 152। ठीक है, टोटल एमएलए जितने हैं और टोटल वैल्यू इतनी हो गई। चलो हम सिर्फ एक एमएलए की वैल्यू देखते हैं, केरला की है 152। ठीक है, केरला का कंपैरिजन किसके साथ था, मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश की वैल्यू क्या है, 131। कितना फर्क हो गया, देखो केरला की ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एमएलए कम है, नंबर ऑफ एमएलए मध्य प्रदेश में ज्यादा है, 230। फिर इन्होंने कहा था कंपेयर करो पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश को, राइट। वेयर इज पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की वोट वैल्यू है 8, और पुडुचेरी की एमएलए की वोट वैल्यू है 16। कितना डिफरेंस है सोचो, एक एमएलए भाई। अरुणाचल प्रदेश का एमएलए भी तो एमएलए ही है ना, उसको इतना क्यों गिरा दिया कि 8 ही उसकी वैल्यू है। और केरला का एमएलए भाई 152 वैल्यू। और देखो यूपी का एमएलए 208, वेस्ट बंगाल का एमएलए 151, तमिलनाडु का 176, 176, 149, 175, 147, 173 बिहार। सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस इन दिस ऑल थिंग्स। ठीक है ना, तो स्टेट के बड़े छोटे होने से बड़ा फर्क पड़ता है, तो इसका आंसर अल्टीमेटली बन जाएगा 3, सॉरी 1। मतलब वन ओनली स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बता दिया है सारा सोल्यूशन, अब देख लेंगे। ठीक है जी, ऑलराइट, ये 1000 से डिवाइड कर देंगे, मैंने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, एक 2023 का और क्वेश्चन है, क्या है कि इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑल द एक्ट्स डन बाय प्रेसिडेंट साहब बिकम इनवैलिड। ऐसा नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज अभी डिसॉल्व हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी स्टेट में एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे मत करो, वो पोस्टपोन कर दो, नो वही नो, ऐसा नहीं हो सकता। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट विद इन विच, ऐसा नहीं है, टाइम लिमिट 2 मिनट कुछ नहीं होती। नन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था। देखो आप एक पैटर्न देख रहे हैं, ये भी 2023 का क्वेश्चन ही था। सेम टॉपिक पर सेम साल में दो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, एक आसान, बहुत आसान, एक बहुत ही गंदा। ठीक है, तो इसीलिए 50% करेक्शन अगर आप करके आ रहे हैं अच्छे से, तो आप यूपीएससी में पास हो जाएंगे टेंशन के बिना। ठीक है जी, आगे देखो 18 में क्या हो रहा है प्रेसिडेंट के लिए। वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हमने देख लिया, यस करता है जी, वेरी। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज इन लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एमपीज, नहीं 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 नहीं, हमने तो टोटल वैल्यू अपॉन एमपी किया था, और एमपी थोड़ी लिखा था कि लोकसभा राज्यसभा, टोटल एमपी मतलब एमपी। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं, सेम है। तो ए 14वें साल में क्या आया, 2014 में, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट के बिजनेस के लिए कर सकता है, लोकसभा के बिजनेस के लिए स्पीकर करता है, राज्यसभा के बिजनेस के लिए उनका चेयरमैन करता है, लेकिन गवर्नमेंट के बिजनेस को इजी करने के लिए प्रेसिडेंट रूल्स बना सकता है, इसमें कोई सीन नहीं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम। अरे नहीं भैया, प्रेसिडेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, तो रॉन्ग। तो ठीक है, ए इज द राइट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट पे चलते हैं, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर भैया, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, प्रेसिडेंट साहब एब्सेंट हैं तो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी यही होंगे। ठीक है, इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इनके लिए एमएलए वोट नहीं करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एमपीस। ठीक है जी, एमपीस, हाँ दोनों, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही। ही और शी सर्व्स फॉर द टाइम ईयर, इनके टेन्योर होता है 5 साल का। राज्यसभा अपर हाउस होता है। ठीक है, इसमें जो एमएलए होते हैं स्टेट्स के, वो वोट करके लोगों को राज्यसभा में एज एन एमपी भेजते हैं, सो दैट की स्टेट्स की आवाज फिर से राज्यसभा उठा पाए। तो स्टेट्स की आवाज सेंटर पर सुनने के लिए दो लोग हैं हमारे पास, नंबर 1 इज राज्यसभा, नंबर 2 इज प्रेसिडेंट साहब। ठीक है जी, तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं लोकसभा की जैसे ही, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल के अलावा सारी पावर्स लोकसभा के अकॉर्डिंगली बिल्स के पावर लेजिस्लेटिव एक्शंस में सेम ही रहती है। इनकी टर्म होती है 6 साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा इज फॉर 5 years, राज्यसभा इज फॉर 6 years। और हर 2 साल के बाद 1/3 ऑफ द मेंबर्स राज्यसभा के हम रिटायर करते चले जाते हैं। मनी और फाइनेंस बिल जो टैक्सेशन वगैरह में हो, वो इंट्रोड्यूस भी नहीं किए जा सकते राज्यसभा के अंदर, लेकिन लोकसभा से पास होकर के जब वो राज्यसभा में जाते हैं, तो इनके पास 14 दिन का समय होता है
अगर 14 दिन में ये कुछ अमेंडमेंट्स रिकमेंड करते हैं, देखो रिकमेंड तो कर ही सकते हैं ना कि यार हमको लग रहा है कि तुमको ये चेंज करने चाहिए मनी बिल के ऊपर, डिस्कशन करने के बाद, तो वो अमेंडमेंट्स यहाँ पे रिकमेंडेशंस के रूप में चली जाएंगी। इनको पास करना है करें, नहीं करना ना करें, इनकी मर्जी है। लेकिन 14 दिन तक अगर राज्यसभा मनी बिल या फाइनेंस बिल के लिए को लेकर कुछ बोलती ही नहीं है, तो 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली पास मानी जाएगी और प्रेसिडेंट साहब के पास वो बिल पहुंच जाएगा। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि उस मनी बिल को अमेंड ही कर दें या रिजेक्ट ही कर दें, ऐसी कोई पावर नहीं है, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है डिस्कशन करने के बाद। क्वेश्चन देखते हैं 2020 में क्या है। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग, क्या पूछा है कि राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर्स किस किस संदर्भ में है। नंबर वन, मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस आईपीएस आईआरएस, ये सब चीजें क्रिएट करने के लिए जो, सॉरी आईएएस आईपीएस तो कार्डर सर्विसेज हो गई, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईआरएस वगैरह, ये सब सर्विसेज क्रिएट करने के लिए जो पावर होती है वो राज्यसभा के पास ज्यादा होती है, ठीक है, और इनके पास कम। ठीक है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें तो सेम ही रहती है, दोनों को पास करना पड़ेगा अमेंडमेंट। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें कोई एज सच पावर होती ही, क्या बोलेंगे, इक्वल पूछा है ना। अच्छा, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में तो लोकसभा के पास ही पावर होती है। अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में इक्वल होते हैं, मैं बोल चुका था, आंसर इज बी। ठीक है, मेकिंग कट मोशंस नहीं, ये इसमें तो पावर होती नहीं, तो लोकसभा के पास ही पावर है। ऑलराइट, इसमें राज्यसभा के पास ज्यादा है, इसमें लोकसभा के पास ज्यादा है, इसमें भी लोकसभा के पास ज्यादा है, इसमें दोनों के पास सेम है, आंसर इज बी। ओके, ये पीडीएफ में कुछ गलत लिखा हुआ था तो मैंने करेक्ट कर दिया। राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल, बिल्कुल ठीक बात है, कोई पावर नहीं है रिजेक्ट और अमेंड करने की। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है, जो मिनिस्ट्रीज पैसा मांगती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, उसके ऊपर वोट करनी होती है, हाँ ये वोट नहीं कर सकते, तो सही स्टेटमेंट होगी ना भाई। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस, डिस्कस तो कर ही सकती है भैया कुछ भी हो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, 1 and 2 आर द राइट। लोकसभा पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे। लोकसभा लोअर हाउस होती है, बिल्कुल ठीक बात है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लोगों के द्वारा, डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। 75-3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लोकसभा के केस में याद रखेंगे कि 75-3 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, पीएम साहब और उनके साथ लगे हुए सारे मंत्री, छोटे बड़े सारे, ये जो है इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि इन सबको, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाता है, प्राइम मिनिस्टर प्लस सारे मिनिस्टर, इन सबको, इनका कॉन्फिडेंस, लोकसभा को कॉन्फिडेंस जीत के रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये सरकार गिर जाएगी, अदरवाइज ये मंत्री लोग नहीं रहेंगे, इनका मंत्री पद छिन जाएगा, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस माने मेजोरिटी जीत के रखनी पड़ेगी। कोई भी सिटीजन है जो इलेक्ट, अच्छा ये स्टेटमेंट ना गलत लिखती पीडीएफ में थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। क्या लिखा है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया whose name appears in the electoral roll of the constituencies can contest elections for the Lok Sabha। ये बच्चे रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, क्यों? क्योंकि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जो इलेक्टोरल रोल में आएगा वो कौन होगा, 18 साल से ऊपर वाला। लेकिन जो इलेक्शन लड़ सकता है लोकसभा का, उसकी उम्र होनी चाहिए 21, तो 18 से 21 वाले बोलेंगे सर हम इलेक्टोरल रोल में तो आ रहे हैं, लेकिन हमको आप लोकसभा के इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने दे रहे, क्योंकि बच्चे आप छोटे हो अभी। ठीक है, तो सारे नहीं, एनी सिटीजन नहीं, ठीक है ना, जो 21 साल से ऊपर वाले हैं, तो इसको माइंड करना, थोड़ा सा ये गलत स्टेटमेंट लिखी है। इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिंग बजट बजट, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट, हाँ भैया 50%, जैसे किसी एरिया में 100 लोग रह रहे हैं और ऐसे 3-4 कैंडिडेट्स खड़े हो गए, किसी को 20 वोट पड़ गई, किसी को 30 वोट पड़ गई, किसी को 35 वोट पड़ गई, किसी को कितनी बची, 15 वोट पड़ गई, ठीक है, तो जीतेगा कौन, सर ये 35 वाला, फर्स्ट पास द पोस्ट, कि जिसने सबसे पहले सबसे ज्यादा वोट्स ले ली, ठीक है। इसके पास हालांकि 50% लोगों की मेजोरिटी नहीं है, 100 के 50% लोग, देखो 100 में से सॉरी 65% लोग, मोर देन 50% लोग ये चाहते हैं कि ये बंदा ना जीते, फिर भी ये जीत गया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है भैया, 50% नहीं मिलती इसमें। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैन रिजाइन टू द डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो सेक्रेटरी जनरल, मतलब कि स्पीकर साहब किसको रिजाइन करेंगे, डिप्टी स्पीकर साहब को रिजाइन करेंगे, अगर ये नहीं है तो सेक्रेटरी जनरल होता है लोकसभा का, उसको रिजाइन कर देंगे।
ये वही सेक्रेटरी जनरल होता है जिसने लोकसभा में से राहुल गांधी की एमपी की सीट को भी रिजेक्ट किया था जब उसको 2 साल से ज्यादा सजा हो गई थी गुजरात की एक कोर्ट में। राइट। तो इनके पास भी अच्छी पावर होती है भैया, ऑफिसर रैंक है बहुत बड़ा, सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होल्ड ऑफिस जब तक कि लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है। तो हाँ, छोटी छोटी सी बातें। अच्छा ये देखो छोटी सी बात, 10th लोकसभा तक क्या सिस्टम था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती थी वही लोग चुनते थे कि हमारा ही होना चाहिए भाई डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों भी। ठीक है, ठीक है, हो गया। और 11th लोकसभा से लेकिन क्या सिस्टम बन गया कि भैया स्पीकर तुम रूलिंग सरकार से बना लो, रूलिंग पार्टी से, डिप्टी स्पीकर हम ऑपोजिशन पार्टी को दे दो, सो दैट की थोड़ा सा है ना चलता रहे, कंसेंसस सा बना रहे। 1969 तक तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई बना ही नहीं, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज इतनी कम थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कभी कोई बना ही नहीं। लेकिन 1969 में पहली बार राम सुभाग सिंह भाई जो है वो लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए गए। तो तब के बाद रियलाइज हुआ कि यार हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक कोई बंदा है जो होना चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट बंदा है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन भी देना चाहिए। इसलिए 1977 में स्पेशली एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था सैलरीज एंड अलाउंसेस। मैं लिख देता हूं, सैलरीज, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट 1977। ठीक है। तो इस तरह से एक एक्ट पास किया गया पूरा पूरा इसको स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन देने के लिए, किसको, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। ठीक है जी, डन। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनेंगे आप, अगर आपके पास ऑपोजिशन के अंदर 1/10 सीट्स हैं टोटल की, तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपकी पार्टी में से कोई बन सकता है। यूएसए में इसको माइनॉरिटी लीडर बोलते हैं, माइनॉरिटी लीडर। ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है डिप्टी स्पीकर को लेकर के, देख लेते हैं। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज, स्पीकर में फिक्स, हाँ ठीक है, स्पीकर ही फिक्स करेंगे डिप्टी स्पीकर साहब की इलेक्शन डेट, और फिर लोग वोट कर लेंगे, एक बंदा डिप्टी स्पीकर बन जाएगा। देर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन कि डिप्टी स्पीकर जो है शैल बी फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, नो 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 नो, शैल बी फ्रॉम इधर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। नहीं नहीं, ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन कोई नहीं है, कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन कोई भी हो सकता है जिसको वोट डाल दी। Deputy Speaker has the same power as a speaker when presiding over the sitting of the house, and no appeal lies against his ruling party। हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। क्या मतलब है ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऑपोजिशन पार्टी से बंदा डिप्टी स्पीकर वाला बंदा है जो वो सेशन को प्रिसाइड कर रहा है और स्पीकर बन गया, अब वो अपनी पार्टी के लिए कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीकर के पास सेम पावर होती है, जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर के रूप में बैठता है सेम पावर है भैया, सीट की पावर होती है, बंदे की पावर नहीं। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। ऐसा क्या सिस्टम कर दिया, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो seconded by prime minister। तो इसका आंसर सिंपली 1 और 3 हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। 22 का फिर से क्वेश्चन है, लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं क्या, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है। और रेटिफिकेशन मतलब पास करना, ये तो फिर दोनों के पास पावर है ना, लोकसभा और राज्यसभा के पास। ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, इमरजेंसी वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ ये पावर बिल्कुल है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा को कॉन्फिडेंस ही चाहिए, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही पास होगा। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो राज्यसभा के पास भी होती है, एक गलत बात। ठीक है, तो टू ओनली, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा को भी तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो आगे देखिए 2018 का क्वेश्चन आ गया है। 2018 में देखो यूपीएससी का क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट टाइम जो लोकसभा बनी, जब जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा बनी थी, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो ऑपोजिशन में थी वो स्वतंत्र पार्टी थी, नहीं भैया, इसको नोट कर लो अच्छे से, सीपीआई एम पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, मार्क्सिज्म वाली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था फर्स्ट टाइम 1969 में। हाँ, तो ये कह सकते हैं हम, क्योंकि 1969 में राम सुभाग सिंह चुने गए थे एलओपी पहली बार, उससे पहले तो एलओपी को चुना ही नहीं जा रहा था, क्योंकि 10% का क्राइटेरिया भी था और मे भी शायद कोई इंटरेस्टेड भी ना होता हो। ठीक है। तो लेकिन अगर पूछा जाए
ये तो लोकसभा में पूछा है ना कि लोकसभा में एलओपी पहली बार कब बना या कब रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्टैट्यूटरी मतलब कि बाय लॉ कब एलओपी को चूज किया गया है, वो चूज किया जाएगा भैया 1977 में। मैं आपको बता चुका हूँ, लॉ बनाया गया था। तो ये पॉइंट सही हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, लोकसभा के अंदर 75 मेंबर्स अगर मिनिमम होंगे तभी एलओपी बनाया जा सकता है। नो, आपको पता है 10% का क्राइटेरिया है। तो 545 अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ पर टोटल मेंबर होते हैं। तो 10% के हिसाब से 55 मेंबर आप बोल सकते हो, आपके पास अगर होंगे तो एलओपी बना दिए जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, टू ओनली इज द राइट आंसर। 2017 में देखो क्वेश्चन आया हुआ है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव की असेंबली में द विनिंग कैंडिडेट शुड गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द डिक्लेयर्ड वोट्स। नो नो नो, फर्स्ट पास द पोस्ट आपको पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने इसको एक्सप्लेन करूंगा। आगे चलते हैं। कि प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा, द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड डिप्यूटी स्पीकर गोज टू द ऑपोजिशन। ऐसा नहीं है भैया, ये तो एक कल्चर की बात है कि जो स्पीकर है वो मेजोरिटी से आता है और जो डिप्टी स्पीकर है वो माइनॉरिटी से आता है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात नहीं है, माइंडेड, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, नीदर वन नीदर टू। लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 2017 का क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के अंदर नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय, तो एनीवन रेजिडिंग इन द इंडिया। अरे यार, ऐसे कैसे, पाकिस्तान से आके कोई रह रहा होगा तो उसको कैसे कर देंगे? नो, नॉट एट ऑल, सिटीजन होना चाहिए। बी पॉइंट क्या है, रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर से रेजिडेंट की बात कर दी, तो हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। रेजिडेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी कोई भी हो सकता है, तो भैया नो, सिटीजन तो पहला होना ही चाहिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, अरे 5 साल का बच्चा भी सिटीजन है, 10 साल का बच्चा भी सिटीजन है, तो वो थोड़ी ना ऐसे कंटेस्ट कर लेंगे। रॉन्ग। तो सी इज द राइट आंसर। सो विद दिस, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। इसके आगे हम पावर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह वगैरह इस चैप्टर को करेंगे, बहुत छोटा सा स्टफ रह गया है। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से हमने बेसिक बेसिक चीजें सारी पॉलिटी की कर ली हैं। आई होप आप इंजॉय करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाए, मैं उसी हिसाब से इंप्रूव करूंगा। थैंक यू सो मच, राघवेंद्र फ्रॉम दिस साइड साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच गाइस।